11 की जगह 9 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड स्थापना दिवस से पहले होगा विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी संबोधन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बोली, ये हमारे लिए गौरव का क्षण। खटीमा में एसडीएम ने धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण। कई धान क्रय केंद्रों पर गायब मिले इंचार्ज। संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश। भूकंप पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल 15 नवंबर को सभी 13 जनपदों में होगा आयोजन। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुरू की तैयारियां। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया हेड देख रहे हैं आप और आपकी साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश दौरे को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। पीएम अब 11 नवंबर को नहीं बल्कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री देहरादून के FRI परिसर में आयोजित राज्य गठन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी अवसर पर जनता को मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत धान क्रय केंद्रों में आ रही बार बार शिकायत के चलते गुरुवार को उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने अपनी टीम के साथ धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं मिली हैं। उप जिला अधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि कई जगह इंचार्ज गायब थे। साथ ही कई केंद्रों में किसानों से खरीदे गए धान की रिपोर्ट और मंडी में भेजे गए धान की रिपोर्ट पूरी नहीं पाई गई। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि इन मामलों में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। देखिए, धान केंद्रों पे लगातार किसानों की भी जो शिकायत आ रही थी और अपने खुद जांच करने के बाद भी यही पाया गया कि एक तो धान केंद्रों पे इंचार्ज लोग अवेलेबल नहीं है कुछ धान केंद्रों पर। तो इसके साथ ही रिकॉर्ड मेंटेन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहाँ कितना धान जो खरीदा जा रहा है वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है और दूसरा जो मिल को भेजा जा रहा है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। इसके संबंध में PCU और UCF दोनों ही संस्थाओं को जो है हमने यहाँ से नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उनके जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको भी हमने तलब किया है। देखिए, इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज से 2 दिन पहले जब हिमायत मैंने कहा था, लिखित में दिया था कि क्रय केंद्रों पर जो धान क्रय केंद्र है उन पर मोस्टली धान की जो लिमिट है ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर किसानों को धान नहीं मिला। ये जांच का विषय है। उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी को बोला कि जांच कराइए, निष्पक्ष रूप से जांच कराइए और प्रायोरिटी पे किसानों का धान तुलना चाहिए। दूसरा विषय मैंने ये कहा था कि यहाँ पर लिमिट खत्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर धान अभी बकाया किसानों का, तो उन्होंने कहा कि तत्काल लिमिट को बढ़ाइए किसानों को धान। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस से ठीक पहले आयोजित होने वाला विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बेहद अहम माना जा रहा है। इस सत्र में राज्य की अब तक की विकास यात्रा पर चर्चा होगी और आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि ये सत्र राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के लिहाज से ऐतिहासिक होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा पहुंचेंगी और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। इस दौरान वो उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। रितु खंडूरी ने बताया कि राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सांसद और अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस विशेष सत्र में आमंत्रित किए गए हैं। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए।
और हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं। 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगे। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में 15 नवंबर को राज्य स्तरीय भूकंप मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य भूकंप और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना, राहत और बचाव कार्यों की प्रभावशीलता परखना है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में तैयारी के लिए ओरिएंटेशन और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सभी 13 जनपदों के अधिकारी शामिल हुए। 12 नवंबर को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी और 15 नवंबर को सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगी। अभ्यास के दौरान इवैक्यूएशन प्लान, राहत शिविरों में बिजली, पानी, भोजन प्राथमिकता, चिकित्सा, गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण होगा। IIT रुड़की के सहयोग से सायरन और सेंसर बढ़ाए जा रहे हैं और भूदेव ऐप से भूकंप पर मोबाइल अलर्ट मिलेगा। सचिव सुमन ने बताया कि उत्तराखंड भूकंप संवेदनशील राज्य है और इस अभ्यास से प्रशासन और समुदाय स्तर पर सजगता और तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड को जो भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तराखंड का कुछ भाग जोन 4 में आता है और कुछ भाग जोन 5 में आता है। जोन 5 वाले क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील हैं भूकंप की दृष्टि से जोन 4 वालों की तुलना में। लेकिन भूकंप तो कभी भी ज़्यादा आने की संभावना बनी हुई है, जैसा कि अलग अलग समय पे सुना होगा आपने। अच्छी बात यह है कि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन हमको तैयारी रखनी है। समाचार पत्रों में आप लोग देखते रहते हैं कि हाँ भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। तो अगर तैयारी हमारी बेहतर रहेगी तो नुकसान कम से कम हो सकता है। उसके लिए मॉक ड्रिल कराया जाना जरूरी है। उस दिशा में हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं ताकि अगर कभी कोई भूकंप आने की संभावना बनती है या भूकंप आता है तो हम लोगों की जान को बचा सकें। और इसमें होता है कि जागरूकता जितनी ज़्यादा रहेगी उतना बढ़िया से हम अपने आप को सुरक्षित रखें। देहरादून में युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आने वाला है। राजधानी देहरादून के IIT निरंजनपुर परिसर में 6 नवंबर को एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सेवा योजन कार्यालय देहरादून के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस रोजगार मेले में देश और विदेश की 40 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले जा रही हैं। इस मेले में 8वीं पास से लेकर स्नातकोत्तर तक के अभ्यर्थियों के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध रहेंगे, जिससे विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा लाभ उठा सकेंगे। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी ममता चौधरी ने बताया कि इस रोजगार मेले के माध्यम से न केवल युवाओं को नौकरी मिलेगी, बल्कि कुछ कंपनियां ट्रेनिंग के साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी। ITI माजरा में देहरादून में ये प्रस्तावित है मेला और विदेश की कंपनियां भी जर्मन, जापान और मिडिल ईस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें कि BSc नर्सिंग है, 10th है, 12th है, डिप्लोमा है और डिग्री वाले बच्चों को लेंगी। जन्नतपुर ITI माजरा में देहरादून में ये प्रस्तावित है मेला और विदेश की कंपनियां भी जर्मन, जापान और मिडिल ईस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें कि BSc नर्सिंग है, 10th है, 12th है, डिप्लोमा है और डिग्री वाले बच्चों को लेंगी। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का खेल शुरू हो गया है। मिट्टी खनन माफिया अब धीरे धीरे सक्रिय होने लगे हैं। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। झनकैया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से मिट्टी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा और थाना परिसर में खड़ा किया। वहीं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि यदि इस तरह से कोई अवैध मिट्टी खनन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी अवैध खनन में लिप्त पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता से ही मेरी अपील है, अगर इस तरह की कोई भी प्रकरण उनके उसमें आता है, संज्ञान में आता है, तो हमें तत्काल उसकी सूचना करें। राज्य स्थापना दिवस से पहले सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने देवभूमि रजत उत्सव का शुभारंभ किया। बृहस्पतिवार को धर्मनगरी हरिद्वार से शुरू हुए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि रजत उत्सव में ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को रजत जयंती महोत्सव से जोड़ा जाएगा और सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित
किया जाएगा और राज्य की संस्कृति, विकास यात्रा और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। हरिद्वार ने पूरे उत्तराखंड के भविष्य के साथ हरिद्वार का भविष्य भी जुड़ा है और हरिद्वार के भविष्य के साथ उत्तराखंड जुड़ा है। तीर्थ नगरी है, पूरे देश ही नहीं विदेशों से तीर्थयात्री पूरे उत्तराखंड में आते हैं, जो तीर्थाटन के लिए आते हैं। माँ गंगा यमुना का उद्गम स्थल है, बाबा केदार बद्रीनाथ भगवान यहाँ विराजते हैं, चार धाम यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है। इसके लिए सब लोग आते हैं और उसकी ओर सरकार पूरी ताकत के साथ तीर्थाटन कैसे बढ़े, क्योंकि हम मानते हैं कि टूरिज्म हमारी लाइफलाइन है। पर टूरिज्म और तीर्थाटन, मैं इन दोनों को अलग अलग ढंग से देखता हूँ। तीर्थाटन की पवित्रता और टूरिज्म का वैभव, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो कायम रखना जरूरी है। 25वां वर्ष चल रहा है। जो रजत जयंती वर्ष है, ये पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्णय लिया गया कि रजत जयंती का जो कार्यक्रम है, हर जिले में हर महीने हम लोग आयोजित करेंगे। उसी श्रृंखला में आज इसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई और इसमें हम लोग राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, अलग अलग जो समूह हैं, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, युवा हो, हमारे छात्र हैं, सभी वर्गों को, सभी समूह के लोगों से जोड़ने का प्रयास किया गया है और राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगे, जबकि भाजपा 31 अक्टूबर से विधानसभा स्तर पर पदयात्रा शुरू कर रही है, जिसे पार्टी जनसंपर्क अभियान बता रही है। वहीं कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिससे संगठन की गतिविधियां धीमी पड़ गई। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी करती रही और जनता के मुद्दों पर काम नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास नीति और नीयत नहीं है, सिर्फ प्रचार की राजनीति है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी है, इसलिए पीएम मोदी का दौरा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है कि पूरे 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है। उनके पास और कोई काम नहीं, उनको सत्ता में काबिज रहना। उनको लोगों के मुद्दे पे वो क्या काम कर रही है, पहले उसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में भाजपा बात नहीं करती। रही बात कांग्रेस के जिला संगठन के संगठन सृजन की जो लिस्ट नहीं आई, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में वो लिस्ट आने वाली है। कुछ इशूज़ थे, उस पर बात मुझे लगता है हो चुकी है और मुझे लगता है कि 1 नवंबर से पहले हमारी जो लिस्ट है वो ज़रूर आ जाएगी और उसके बाद जो जिलाध्यक्ष उनकी नियुक्ति होंगी, उसके बाद हम लोग जो आगे के कार्यक्रम है वो करेंगे। चमोली जिले के ग्वालदम में 31 अक्टूबर को #बिलीवर फाउंडेशन की पहल पर 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि ग्वालदम से तलवाड़ी और वापस ग्वालदम तक होगी। ये दौड़ नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित की जा रही है। आयोजन में एसएसबी ग्वालदम, भूतपूर्व सैनिक संगठन और स्थानीय लोग वॉलंटियर के रूप में सहयोग दे रहे हैं। वहीं व्यापार संघ और ग्राम पंचायत ग्वालदम भी मदद कर रहे हैं। अब तक लगभग 100 धावकों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। फाउंडेशन की अध्यक्ष कंचन रावत ने इसे ऐतिहासिक मैराथन बताया, जिसमें जिला प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और जिला पंचायत सदस्य कलावती देवी ने बताया कि थराली विधायक भूपाल राम टमटा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट समेत अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग 31 अक्टूबर को मौजूद रहकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। देखो, इसमें भूतपूर्व सैनिक एक्समैन जो कहलाते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है? क्योंकि इन लोगों को मालूम है कैसे मैराथन दौड़ा जाता है, क्योंकि इनके फिजिकली हमेशा दौड़ना भागना ही इन सैनिकों का उद्देश्य रहता है। इनको हर प्रकार की दौड़, हर प्रकार के दौड़ने के बाद उनको किस प्रकार से रिलैक्स किया जाता है, दौड़ने से पहले किस प्रकार से बच्चों को तैयार किया जाता है, दौड़ने में कौन कौन बातें ध्यान में देनी चाहिए, किस प्रकार के बच्चों को इसमें दौड़ में शामिल नहीं किया जाता है। कोई बच्चा अगर इस प्रकार से कमजोर दिखता है या उसका ज्यादा सांस फूल जाता है या दौड़ने से असमर्थ हो जाता है, वो जबरदस्ती दौड़ लगाता है, उसको हमको रोकना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से सभी को पता है, जैसे जनता को पता है, क्षेत्र को पता है कि आज के डेट में 31 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हमारे ग्वालदम पर्यटन नगरी ग्वालदम में ये हो रहा है मैराथन हो रहा है, जिसमें कि हमारे पूरे उत्तराखंड से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो
मैं सबसे पहले इस मैराथन में जितने भी पार्टिसिपेट खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस हाफ मैराथन रैली जो यहाँ पर निकाली जा रही है, नशा मुक्त भारत युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, तो इसमें हमारे सहयोग सभी का है। जैसे कि हमारा माननीय विधायक जी इसमें सहयोग करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य जी हैं, ग्राम प्रधान है, और मैं स्वयं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान में क्षेत्रीय पंचायत, सभी जनप्रतिनिधि और सैनिक संगठन, और हमारा जो उत्तराखंड है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिकों का बढ़ चढ़ के इसमें भाग है, सभी जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग कर रहे हैं। नैनीताल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी दौरे को लेकर राजभवन मार्ग सहित शहर के कई रास्तों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस मार्ग से राष्ट्रपति राजभवन और डीएसपी कॉलेज जाएंगी, जहां वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। नगर प्रशासन सड़क पाटने, विद्युत व्यवस्था सुधारने, पेयजल और रंग रोगन जैसी तैयारियों में जुटा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल जिला प्रशासन ने 31 अक्टूबर तक सभी मार्गों को गड़ा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अभी ये देखना बाकी है कि कितने मार्गों की स्थिति सुधार पाती है और क्या भविष्य में अन्य मार्गों पर भी वीवीआईपी काफिले से सड़क सुधार का असर दिखाई देगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों और सिडकुल के उद्यमियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उद्योगों को बिजली संबंधित समस्याओं का समाधान की चर्चा का मुख्य विषय रखा गया। बैठक में स्मार्ट मीटर, तकनीकी परेशानी और बिलिंग संबंधित मुद्दों पर दोनों पक्षों ने बात की। उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उद्योगों को मीटर रीडिंग और बिलिंग में कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे अधिकारियों को बताया गया। यूपीसीएल के अधिकारियों ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। देहरादून में प्रदेश के सभी जिलों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने हजारों की संख्या में सचिवालय घेराव किया। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि उनकी मुख्य मांग मानदेय बढ़ोतरी और समय पर मानदेय प्राप्ति है। उन्होंने कहा कि 2022 से लेकर अब तक संघ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सुशीला खत्री ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लेती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन और सड़क विरोध जारी रहेगा। मानदेय वृद्धि की, और इस मांग को लेकर हमने 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी हमने सचिवालय घेराव किया, माननीय मुख्यमंत्री का आवास घेराव किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है। और आज 30 अक्टूबर को हम दोबारा यहाँ पे फिर से सरकार का दरवाजा खटखटाने आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जो अपना ज्ञापन है 6 अक्टूबर को सौंप दिया था, लेकिन आज भी वो हमसे मिलने के लिए तैयार। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।